नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के सीरीज में भारत की मिट्टियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। मिट्टी हमारे जीवन में या कह लीजिए कि मानव सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर से मिट्टी ना होती तो कृषि ना होती, और कृषि ना होती तो आज जो हमारा ये जीवन है वो ऐसा ना होता। संभवतः भोजन की तलाश में आज भी हम लोग शिकारी या आखेटक मानव के जीवन में होते। तो हमारे आज के जीवन में अगर से मिट्टी का इतना महत्वपूर्ण रोल है, तो मिट्टियों के बारे में हमारी जो भी जिम्मेदारी है कि हम उसके बारे में जाने। तो चलते हैं हम लोग, आज देखते हैं कि भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती। तो यहां पर आप देखिएगा लिखा हुआ है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है। तो ये ICAR ये भारतीय कृषि के लिए जो है लगातार अनुसंधान करता रहता है। इसके अलावा मिट्टी पर रिसर्च करने के लिए जो है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। और लवणी मिट्टियों पर, लवणी और क्षारीय मिट्टियों के सुधार पर जो काम होता है वो सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, SCSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा की जाती है। और इसका उत्तर प्रदेश में मुख्यालय जो है, क्षेत्रीय कार्यालय कह लीजिए, लखनऊ में है। तो चलते हैं हम लोग मिट्टियों के क्षेत्र में। तो इनके अनुसार, ICAR के अनुसार भारत में कुल 8 तरह की मिट्टियां होती हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, छठी पर्वतीय मिट्टी, अम्लीय या पीट मृदा और लवणी या क्षारीय मृदा। तो कौन सी मिट्टियां किस एरिया में पाई जाती हैं, इसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा, भारत के 43% भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नाम के अनुसार स्पष्ट हो रहा होगा कि जल के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टी है, यानी नदियों के किनारे ये मिट्टी मिलेगी। जैसा कि अब भारत की संरचना में पढ़ चुके होंगे कि पंजाब से लेकर के, भारत में पंजाब से लेकर के असम तक एक विशाल मैदान पाया जाता है, जो कि सिंधु, गंगा और उसकी सहायक नदियां तथा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित है। तो इस एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। इसको आप कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक में देख सकते हैं, बांगर और खादर। बांगर और खादर। तो बांगर क्या है? बांगर वो मिट्टी है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। इसको पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। दूसरी है खादर मिट्टी, ठीक है, या नई जलोढ़। यहां पर ज्यादातर हर वर्ष कह लीजिए कि पानी, बाढ़ का पानी यहाँ पहुंच जाता है। नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए बहुत सारे जीवाश्म इस प्रकार के मिट्टी में पाए जाते हैं। इसलिए ये मिट्टी अपेक्षाकृत ज्यादा जो है उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा उर्वरकों की प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, आप जान रहे होंगे कि गोदावरी और
कृष्णा का डेल्टा, ठीक है, दक्षिण भारत में है। इनके डेल्टा क्षेत्र में कावेरी, ठीक है, इनके डेल्टा क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी का परत पाई जाती है। फिर चलते हैं लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी, ये भारत में जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरे स्थान पे इसका नंबर है, 18.5% हिस्से पर ये पाई जाती है। देखते हैं कहाँ पाई जाती है। अब लाल मिट्टी, इसका रंग लाल होता है और जब ये पानी सोख लेती है तो पीली हो जाती है, इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण पठार, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, दक्षिण भारत का जो पठार है, वहां पर जो चट्टानें पाई जाती है उनके टूट फूट से ये लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। कई बार पूछ लिया गया है कि इसका लाल रंग क्यों होता है, ठीक है। तो आयरन के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है, ठीक। पानी सोखने पर ये पीली हो जाती है और इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठारों की चट्टानों से टूट फूट से होता है। एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है कि मेघालय का जो पठार है, ठीक है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर एक उधर एक पठार है, मेघालय का पठार या कार्बी आंग का पठार। तो कई बार उसको पूछा गया है कि ये किसका भाग है, ठीक है। तो वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, दक्षिण के पठार का ही भाग है, ठीक है। इसको आप लोग भारत के प्रमुख जो पठार हैं उनका एक बार अध्ययन कर लीजिएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो पठारी क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की चट्टानें होती हैं, उनकी टूट फूट से ये लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। फिर आते हैं काली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। और रेगुर ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काला। कई बार ये भी पूछा है कि रेगुर जो है किस भाषा का शब्द है, तो तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है काला। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है दक्कन की पठारी भाग, दक्कन का पठार समझ रहे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया, जहां पर दक्कन ट्रैप आप उसको कहते हैं, दक्कन ट्रैप। कई बार वहां पर लावा का उद्गार हुआ और कई बार लावा का उद्गार होने की वजह से लावा कई परतों में वहां पर जम गया। तो उन्हीं लावा का जो जब जम जाता है, फिर सूखने के बाद वो लावा निर्मित जो चट्टान होती है उसको हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान कहते हैं उसको। लावा तो गर्म अवस्था में रहता है, ठीक है, और जब ये बाहर आता है और सूख जाता है तो उससे जो चट्टान निर्मित होती है उसको हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टानों की टूट फूट से जो बनने वाली मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वहां पर फेरिक ऑक्साइड था लाल रंग का कारण, तो यहाँ पर टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट जो है तत्व है, इसके कारण इसका रंग किस कलर का होता है? काला होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, पानी को सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कपास या रुई जिसको हम लोग कहते हैं, कपास की खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कई बार इसको पूछा गया है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा काली, ठीक है। ये मिट्टी पानी को सोखने के बाद फूल जाती है और जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली
मिट्टी भी कहा जाता है। किसको? ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को। ठीक है, अब यूपी स्पेशल जो परीक्षाएं हैं इसमें थोड़ा सा इस काली मिट्टी के बारे में कुछ अलग ही प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया या जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का पठारी भाग, ठीक है, इस एरिया में इस मिट्टी को मार मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार मिट्टी। ठीक है, मार को जो है आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया गया है कि बुंदेलखंड में मार मृदा या मार मृदा कहाँ पाई जाती है, इतना ही पूछ लिया गया है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि बुंदेलखंड एरिया में। ठीक है, इसी काली मिट्टी का एक और प्रकार है काबर मिट्टी। ठीक है, काबर मिट्टी ये भी बुंदेलखंड एरिया में होती है। ठीक, इसमें काबर मिट्टी में जो है काली मिट्टी का ही रूप है, लेकिन बालू की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसमें थोड़ी बलुई होती है, और काली मिट्टी यानी मार मृदा से ये कम चिपचिपी होती है। इसलिए दोनों मौसम की खेती यानी मानसून वाली और ठंडक वाली दोनों मौसम की खेती इसमें हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी मिट्टी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट इसका नाम जो है लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। लैटिन भाषा में एक शब्द है लेटर, LATER, जिसका अर्थ होता है ईंट से। ठीक है, लेटर का अर्थ क्या होता है? ईंट। ये मिट्टी जो है और सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है, इसलिए इसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जहां पर भारी वर्षा होती है, भारत के वो स्थान जहां पर भारी वर्षा होती है। तो इसके लिए आपको इंडियन मानसून का जो है फिनोमेना जो है उसको समझना होगा कि भारत में जो है अगर से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा भारत में जो है आप जानते हैं पश्चिमी घाट के क्षेत्र में और पूर्वी हिमालय में होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इधर केरल वाला एरिया, तमिलनाडु का ये, और इधर जो है पूर्वी हिमालय यानी मेघालय, असम। ठीक है, मेघालय, असम, ये जो राज्य है पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो होता क्या है कि अत्यधिक वर्षा के कारण लगातार ये मिट्टी जो है या भूमि पानी से ढकी रहती है, तो जो पोषक तत्व होते हैं उसमें, ठीक है, वो घुल करके नीचे चले जाते हैं, उसको निच्छालन कहते हैं। वर्षा से के पानी से घुल करके पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नीचे चले जाते हैं, इसलिए पोषक तत्वों का इस मिट्टी में अभाव हो जाता है, पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। लेकिन लेटराइट मिट्टी जो है ये नकदी फसलों के लिए, ध्यान रखिएगा, लेटराइट मिट्टी नकदी फसलों के लिए जैसे चाय, कॉफी, रबर, काजू, नारियल, इसके लिए उपयुक्त होती है। चाय के बड़े बड़े बागान, कॉफी के बागान। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है, विशेषता पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा जहां पर बिल्कुल भी वर्षा बहुत कम होती है वहां पर मरुस्थली मृदा पाई जाती है। ठीक है, पर्वतों के किनारे ठीक जो मिट्टी पाई जाती है उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। अगली मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अम्लीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या दलदली पीट मृदा, ये थोड़ा सा अलग है इससे, लेकिन लिखा हमने। अम्लीय मिट्टी क्या होती है? तो
अम्लीय मिट्टी का पीएच मान जो है 6.5 से कम होता है। ध्यान रखिएगा, पीएच क्या होता है ये विज्ञान में आपको पढ़ना होगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर से 6.5 से नीचे होगा, पीएच मान किसी चीज का 6.5 से जब नीचे होगा तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे घरों में जो खट्टे चीजें होती हैं, जैसे नींबू हुआ, सिरका हुआ, खट्टी इमली है, ये क्या है, सभी अम्ल है। तो इसका टेस्ट कैसा आता है, खट्टा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका पीएच जो है हमें नापना है मिट्टी का, तो इसके लिए हमें प्रयोग मतलब कुछ किट मिलती है जिससे हम अपनी मिट्टी का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा में जो है फसलें क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। ठीक, अत्यधिक वर्षा के कारण, ध्यान रखिएगा, अत्यधिक वर्षा के कारण जो मिट्टी अम्लीय कैसे हो रही है, अत्यधिक वर्षा के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये नीचे चले जाते हैं, जल में घुल करके क्या हो जाता है, नीचे चले जाते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण या ज्यादा सिंचाई के भी कारण ये हो सकता है। फिर क्या होगा कि जल में जो अघुलनशील तत्व होते हैं जैसे एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ये मिट्टी की सतह पर बने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए जो है क्या किया जाता है, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए भैया ये ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए जो है उसमें चूना मिलाया जाता है। चूने का प्रयोग करके हम मिट्टी की जो अम्लीयता है उसको सही करते हैं। शायद ये पिछली किसी परीक्षा में हमने इस प्रश्न को देखा था, सुपर टेट या जो भी, तो चूना मिलाया जाता है और डोलोमाइट चूना भी मिलाया जाता है। अब आते हैं 8वें प्रकार, लवणी या क्षारीय मृदा। ठीक है, लवणी या क्षारीय मृदा, इस मिट्टी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। रेह, ऊसर, उत्तर प्रदेश में रेह या ऊसर, कल्लर और चोकर। ठीक है, तो इस मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7.5 या 8.5 से भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये जब इतना होता है तो हमारी ये भूमि क्या होती है, ऊसर हो जाती है। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण है, ठीक है, ये मिट्टी के कणों को एकदम बहुत ही कड़ा बना देते हैं, जिससे उसकी जल सोखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए इसमें जो है पौधे का विकास नहीं होता, यहाँ तक कि इसमें बीज भी नहीं उग पाते हैं। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी का जस्ट उल्टा है, उसका अम्लीय मिट्टी कब बन रही थी, अम्लीय मिट्टी ज्यादा सिंचाई से हो रही थी। ठीक है, तब तो नीचे चले जा रहे थे, लेकिन क्षारीय मिट्टी में सीधा उल्टा है इसका। क्षारीय मिट्टी में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, सिंचाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया तो हमेशा चलती रहती है। वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप होता क्या है, वहां वर्षा जब नहीं होती है तो वाष्पीकरण के कारण जो मिट्टी में नीचे तत्व हैं, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। आप देखिएगा जब किसी ऊसर में तो यही सारे तत्व जो है एकदम सीधा पपड़ी बांध करके आपको दिखते हैं, ठीक है, चमकते रहते हैं। तो ये मिट्टी हमारी क्या हो जाती है, पौधों के विकास के लिए या खेती के लिए जो है अनुपयुक्त होती है। ठीक है, इसकी सुधार के लिए, ठीक है, इसके सुधार के लिए जो है खेतों में जिप्सम मिलाया जाता है, ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा। अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए चूना या डोलोमाइट मिलाया गया है और क्षारीय मिट्टी को सुधार के लिए जिप्सम मिलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि हरी खाद
ढैंचा आदि की डुबाई के द्वारा इस क्षारीय मिट्टी को सुधारा जाता है। तो मिट्टी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इसके हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें ये जानना होगा कि हमारी मिट्टी का अपर्दन होता है, जिससे हमारी मिट्टी का क्या होता है, शक्ति का ह्रास होता है। अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब जब कोई कण टूट फूट के बाद, ठीक है, किसी कारण से, चाहे वो मौसमी कारक हो या अन्य कारक, अपने स्थान से वो दूसरे स्थान तक जाने लगेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। तो हमारी मिट्टी का भी अपर्दन होता है, जिसके कारण मुख्यतः जो है, जैसे हवा के द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा लिया जाता है, मिट्टी के कणों को। और भी कई प्राकृतिक कारक हैं, ठीक है। और जल के द्वारा, जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो जल के द्वारा जो है मिट्टी का बड़े पैमाने पर अपर्दन होता है। और मानव के द्वारा बहुत सारा अपर्दन का कार्य किया जाता है। तो हम चलते हैं जल के द्वारा मिट्टी का अपर्दन कैसे होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसको देखेंगे कि जैसे जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो बूंदें गिरती हैं, तो वहां की मिट्टी जो है क्या होती है, वर्षा की बूंदों की चोट के कारण, ठीक है, क्योंकि वर्षा की बूंदों में जो है क्या होती है, गतिज एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। उस गतिज ऊर्जा से जो है, जो मिट्टी के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने स्थान से टूट जाते हैं। और जब इसी को जो है बूंदाघात कहा जाता है, इंग्लिश में स्प्लैश, ठीक है। इसका क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले बूंदाघात हुआ, बूंदाघात के बाद जब काफी देर तक वर्षा होती रहती है, तो मिट्टी हमारा जल शोषण नहीं कर पाती या सोख नहीं पाती। जब तो ये जल हमारा देखेंगे पूरा सड़क जो है, या पूरा मैदान, या पूरा जो आपका आंगन है, द्वार जो भी है, इस तरह से जो है पूरा चौकोर होकर के चलने लगता है। तो लगता है कोई चादर को खींच रहा है, मतलब चादर की तरह ही चलने लगता है। तो दूसरे नंबर का जो अपर्दन होता है, इसको हम कहते हैं शीत अपर्दन, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले बूंद गिरेगी, फिर शीत अपर्दन। फिर जब ये ढाल मिल जाता है इसको कहीं, तो आप देखिएगा कि ये इस तरह से कुछ पतली पतली नालियां ऐसे ऐसे बनने लगती हैं। इन पतली पतली नालियों को जो है हम कहते हैं रिंग। तो पहले स्प्लैश, फिर सीट के बाद पतली पतली उंगली जैसी, उंगलियों की मोटाई के आकार की नालियां बन जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रिल कहते हैं। और जब कई रिल का पानी मिल जाता है, ठीक है, आगे चल के कई रिल जो है मिल करके ये क्या बना लेती हैं, गली बना लेती है। गली, इसको अभी आप जब किसी नदी के किनारे जाइएगा तो मोटी मोटी जो है वर्षा के जल के कारण, पानी के कटाव के कारण जो है खूब चौड़ी चौड़ी आप दरारें देखेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, गली कहते हैं। और जब कई गलियों का पानी आकर के मिल जाता है तो एक बहुत चौड़ा, ठीक है, नाला बन जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले स्प्लैश, फिर सीट के बाद रिंग, फिर गली, फिर नाला, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है, इसको क्रम को आप याद रखिएगा। पहला क्या है, स्प्लैश, बूंदाघात, फिर सीट के बाद जो है आता है गली, रिल। तीसरे नंबर पर आता है रिल, स्प्लैश, बूंदाघात, फिर सीट, फिर रिल, ठीक है। चौथे में आ जाएगा गली, और पांचवें नंबर पे आ जाएगा नाला, ठीक है। तो इस तरह, इस क्रम में जल के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है। तो इस अपर्दन को रोकने के लिए जो है हमको क्या करना चाहिए, आप जाने ICAR के द्वारा, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो कि भोपाल में है, इसके अलावा भी और भी कुछ संस्थान हैं जिनके द्वारा
सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च, ये बहुत सारे संस्थान हैं जो मृदा के संरक्षण पे कार्य करते हैं। कैसे? जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि खेतों की मेड़बंदी करना, खेतों की मेड़बंदी मनरेगा के द्वारा देखिए इस कार्य को करवाया जा रहा है। ठीक है, खेतों को मेड़बंदी करना, चेक डैम बनाना, चेक डैम बनाना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी मृदा को बचा सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें से एक और प्रश्न पूछा गया है यूपी स्पेशल में कि सबसे ज्यादा गली जिसको हम कहते हैं हिंदी में जो है अवनालिका, अवनालिका अपरदन से जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कौन सा जिला ऐसा है जो अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है? तो उसका उत्तर आप लोग जान लीजिए कि इटावा, जहाँ चंबल का एरिया है, यहाँ बड़े बड़े जो है बीहड़ पाए जाते हैं ना, तो ये अवनालिका अपरदन से बहुत प्रभावित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।